हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया है वो देख लिया होगा। अगर वो देख लिया है तभी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी देखा है तो पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लो, उसके बाद मैं एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट आ रहा है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। सो पढ़ते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड डैश। तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्रॉप बोलेंगे। क्रॉप क्यों बोलेंगे? कि एक लार्ज स्केल में हम किसी भी चीज़ को प्लांट कर रहे हैं, हमने कुछ पौधे लगाए हैं खुद के लिए या फिर बेचने के लिए, तो हम उसको क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ अ सॉइल। नॉर्मली मिट्टी में क्रॉप बोने से पहले हम क्या करते हैं? तो मिट्टी में क्रॉप बोने से पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, मिट्टी की प्रिपरेशन करते हैं, नॉर्मल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, ओके। नेक्स्ट में डैमेज सीड्स वो डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। नॉर्मल जो डैमेज सीड होते हैं वो वाटर में क्या करते हैं? सो वाटर में फ्लोट करते हैं, वो ऊपर बहते रहते हैं। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। कि अगर हम ग्रोइंग क्रॉप करें, मतलब हम क्रॉप को उगा रहे हैं, तो हमारे लिए सफिशिएंट सनलाइट तो चाहिए, एक धूप चाहिए अच्छे से, लेकिन धूप के अलावा हमें और क्या क्या चाहिए? तो हमें वाटर भी चाहिए और हमें न्यूट्रिएंट भी चाहिए, ठीक है। कुछ भी नहीं था इसमें, बेकार सा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। सो मैच आइटम इन अ कॉलम 1 टू कॉलम 2 ऑलरेडी मैच किया गया है, तो आप देख सकते हैं। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप वीट ग्राम पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। एंड ऑर्गेनिक मैन्योर जो कि ऑर्गेनिकली मिलता है। और किससे मिलेगा ऑर्गेनिकली? सो एनिमल एक्सट्रैक्ट होते हैं, काउ डंग होता है, यूरिन होता है, प्लांट वेस्ट होता है, ये सब हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप के दो एग्जाम्पल पैडी एंड मेज पढ़ चुके हैं पहले। रबी क्रॉप के दो एग्जाम्पल वीट एंड पे, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कि राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये है मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में लेकिन आते हैं, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहला टॉपिक क्या है? इसको पैराग्राफिकल वे में लिखना है तो थोड़ा सा ना बड़ा होगा, करना ज़रूर है। रुको स्टार्ट कर लेता हूँ। अब पढ़ते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन टू लूजन द सॉइल विच इज एसेंशियल फॉर रूट प्रिपरेशंस पेनिट्रेशंस इनटू द सॉइल। नॉर्मली क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल काम क्यों करता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम एग्रीकल्चर में करते हैं, हम सॉइल में क्रॉप बोने से पहले ये करते हैं, और इसका मेन काम होता है कि सॉइल को हम लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विच इज़ एसेंशियल फॉर रूट पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। और ये लूज़ क्यों करते हैं हम? अगर हम इसको लूज़ करेंगे तभी जाकर जो हमारी क्रॉप है उसकी जो रूट्स, जो जड़ें हैं, वो मिट्टी में नीचे तक जा सकती हैं, ठीक है। दीज अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। वो रूट्स को ब्रीथ करने में भी हेल्प करेंगे, इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। लूजनिंग ऑफ अ सॉइल अलाउज द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड विच विल हेल्प टू कीप द सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग ह्यूमस to the soil. And loosening of soil also bring nutrient rich soil to the top layer and which is essential for the growing of plant. Normally क्या है कि जैसे हम लूज़ करते हैं ना सॉइल को, तो सॉइल लूज़ करने से जितने भी माइक्रोब्स है, जितने भी अर्थवॉर्म्स है, वो सारे मिट्टी में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। या फिर जो नीचे दबे होते हैं वो भी ऊपर आना स्टार्ट होते हैं, और जो ऊपर की हमारी मिट्टी होती है वो भी फर्टाइल मिट्टी होती है, फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है। अब ये फर्टाइल लैंड में जो हम ऊपर की मिट्टी लेकर आ रहे हैं, ये ऊपर की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो न्यूट्रिएंट रिच होती है, इसके अंदर न्यूट्रिशन की भरपूर मात्रा होती है, ह्यूमस भरपूर होता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट है वो प्रॉपरली ग्रोथ कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं सोइंग। सोइंग क्या होती है? Sowing is an important process in crop production. First, healthy seeds are selected before sowing, and after selecting healthy seeds, sowing is done by either traditional method or by using the equipment seed drill. Normally क्या है? Sowing का मेन मतलब है कि sowing मतलब हम अपने बीज को मिट्टी के अंदर दबा रहे हैं, ठीक है। अब इसका सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले तो आप अच्छी सीड लेकर आओ, अच्छी क्वालिटी की सीड लेकर आओ, और उसके बाद अगर हेल्दी सीड होंगे और उसको हम डालेंगे, तो डालने के भी दो तरीके होते हैं। जैसे कि हम, अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो पढ़ी हुई है तो उसमें हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल वे में हम कल्टीवेटर द्वारा, होए के द्वारा, या फिर और भी प्लग के द्वारा हम सीड्स को डालते हैं। अभी के टाइम पर अगर मेथड की बात करें तो इक्विपमेंट्स आ गए हैं जी, मशीनरीज हैं, हम मशीनरी के द्वारा सोइंग करते हैं, ठीक है। सो सोइंग का मेन मतलब होता है कि आप सीड को कैसे डाल रहे हो मिट्टी के अंदर।
दो तरीके से, ट्रेडिशनल तरीका एंड मॉडर्न तरीका। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉरी टॉपिक है ना ये, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वीडिंग। सो वीडिंग मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। कि वीडिंग का मतलब होता है हम लोग अननेसेसरी प्लांट, जो प्लांट हमें अभी नहीं चाहिए, या फिर हमने जो खेत बोया है, जैसे मान लो हमने वीट बोई है, हमने कॉटन बोया है, उस वीट या कॉटन के खेत में अननेसेसरी जो घास उग जाती है उसको हम बोलते हैं वीड। और वीडिंग का मतलब होता है कि उसको कैसे हटाएं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। अननेसेसरी प्लांट को जब हम लैंड में हटाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वीडिंग। वीड्स कंप्लीट विद क्रॉप प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, एंड दिस विल रिड्यूस द यील्ड ऑफ अ desired crops, and weeds also interfere while harvest and get mixed with crops। अब इसका मेनली ड्रॉबैक क्या है, हमें प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है अगर हम इसको ना निकालें तो। अगर हम वीड्स को ना निकालें तो ये उनके हिस्से की उनके हिस्से का न्यूट्रिएंट, उनके हिस्से की वाटर जो भी हम अपने क्रॉप के लिए डाल रहे हैं वो ये भी कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके उनकी जो यील्ड है वो हाई नहीं होती, मतलब हाई यील्ड नहीं हो पाती, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जब हार्वेस्टिंग करते हैं, जब कटाई करते हैं, तो ये क्रॉप के साथ मिक्स हो जाती है और बाद में इसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। सम वीड्स आर पॉइजनस टू द एनिमल एंड ह्यूमन, एंड टिलिंग इज अ कॉमन मेथड दैट हेल्प रिमूव वीड्स बिफोर सोइंग क्रॉप। नॉर्मली क्या है, एनिमल्स के लिए भी ये पॉइजनस होती है और ह्यूमंस के लिए भी, ठीक है। अगर हम खुद भी खा रहे हैं या फिर कोई ऐसा पौधा हमने उगाया अपने खेत में जो कि एनिमल्स को खिलाएंगे, उन दोनों के लिए भी जो ये एक्स्ट्रा घास उगती है जिसको हम वीड्स बोलते हैं, ये हार्मफुल होती है, ठीक है, उनके लिए अच्छी नहीं होती है। सबसे बेसिक मेथड और सबसे बेटर मेथड है टिलिंग करना। टिलिंग का मतलब होता है कि हमने सोइंग से पहले ही मिट्टी को ऊपर ऊपर से खकोड़ दिया है। और टिलिंग एक मतलब प्लग के द्वारा भी होती है, कल्टीवेटर के द्वारा भी होती है। वो एक कॉमन मेथड है जिसको रिमूव निकल जाते हैं, ठीक है, हम बीज डालने से पहले ही सारी एक्स्ट्रा घास को निकाल सकते हैं। एंड मैनुअली मेथड लाइक अ फिजिकल रिमूवल ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू रिमूव वीड्स। नॉर्मली हम मैनुअली भी कर सकते हैं, हाथों से घास को उखाड़ रहे हैं उससे भी चीज़ें हो जाती हैं। Weedicides are sprayed to the get a rid of weeds, but this method may affect the health of farmers because of the chemical used as weedicides। नॉर्मली क्या है, weedicides नाम का एक केमिकल आता है, उस केमिकल को भी अगर हम अपने खेतों में छिड़कें तो उससे भी जितने भी अननेसेसरी घास, अननेसेसरी प्लांट्स उगते हैं वो सारे हट सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है क्योंकि ये केमिकल है, सो ये रूट्स ऑब्जॉर्व कर लेती है इस चीज़ को, और जिससे फार्मर्स को भी इफेक्ट पड़ता है, उनकी लैंड खराब हो जाती है, और ह्यूमन को भी इफेक्ट पड़ता है कि ज़्यादा केमिकल हम कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी हेल्थ पर भी इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रेशिंग के बारे में। सो व्हाट इज थ्रेशिंग? सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द शेफ फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग। नॉर्मली क्या है, जो एक वो होता है ना डंडा होता है जिसके अंदर मतलब प्लांट के साइड में बीज लगे होते हैं, उस प्लांट से उस बीज को अलग करने को, जो हमारा दाना है, मेन धान है, उसको अलग करने को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। ये एक प्रोसेस होता है, एंड थ्रेशिंग इज कैरिड बाय अ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन। थ्रेशिंग को करने के लिए एक स्पेसिफिक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बाइन, एंड विच इज़ अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। उसको हम हार्वेस्टर भी बोलते हैं, वो कटाई के काम भी आता है, एंड देन उससे हम बाद में थ्रेशिंग भी कर सकते हैं, थ्रेशर के काम भी आता है। थ्रेशिंग इज ऑल्सो डन बाय द विनोइंग वेयर द ब्लो ऑफ एयर इज यूज टू सेपरेट द शेफ फ्रॉम क्रॉप्स। नॉर्मली क्या है, हम विनोइंग के जरिए भी कर सकते हैं। अब विनोइंग क्या होती है? विनोइंग का मतलब होता है हम एक स्पेसिफिक हाइट, आपने देखा होगा ना कि जो गाँव घर में छानते हैं ऐसे, मतलब दाना छानते हैं कुछ भी ऐसा, नॉर्मल एयर के ज़रिए जो जितनी भी हल्के पार्टिकल्स होंगे, जितने भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होंगे, वो सारे एयर के ज़रिए आगे चले जाते हैं, और अगर ऊपर से उसको छान रहे हैं तो जो हमारा मेन क्रॉप होता है, जो मेन धान होती है, वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। थ्रेशिंग का मेन मतलब यही होता है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट आपका होता है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर्स। फर्टिलाइजर और मैन्यूर में क्या फ़र्क है? सो फर्टिलाइजर्स हम पॉइंट्स में देखते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इट मीन्स कि ये ऑर्गेनिकली हमें नहीं मिलता, ये हमें मशीनरी द्वारा, फैक्ट्रीज के अंदर केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है और हमें वैसे ही मिलता है, ठीक है। अगर हम मैन्योर्स की बात करें, तो मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय अ डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। नॉर्मली क्या है, जो मैन्योर्स है ये हमें मिलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग से, मतलब गाय, किसी भी अलग जानवर के गोबर से, ठीक है। और ह्यूमन अगर वेस्ट की बात करें तो ह्यूमन वेस्ट आपको पता है क्या होता है, प्लांट रेसिड्यूज। अगर गले सड़ी कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ है जो गल सड़ मर जाए तो उससे मैन्योर्स बन जाते हैं, ठीक है, इतना आप समझ के चलो। फर्टिलाइजर्स इज
प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, हम पहले पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनते हैं। एंड मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी फील्ड, और मैन्योर्स को फील्ड में बनाया जाता है, खेतों में बनते हैं, अपने आप बन जाते हैं वो, उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम स्पेसिफिक खेत को खाली छोड़ दें और नॉर्मल वो है फर्टाइल ज़मीन है तो वहाँ पर मैन्योर बन जाएंगे। और फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। मैन्योर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्योर्स सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट में हमारा टॉपिक आता है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब क्योंकि फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में बनाया जा रहा है तो जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है एक प्लांट को उगाने के लिए अच्छे से, वो सारी चीज़ें हम इसमें भरपूर मात्रा में डाल देते हैं। तो इसके अंदर फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो सारे भरपूर मात्रा में मिलते हैं। लेकिन मैन्योर्स इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, मैन्योर्स के अंदर क्योंकि ये बाकी वेस्ट भी इसमें मौजूद होते हैं जो कि प्लांट को नहीं चाहिए, बट फिर भी ये नेचुरली आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये कंपेयर करिए अगर फर्टिलाइजर से तो थोड़ा सा कम इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। सो इरिगेशन होती क्या है और 2 ऐसे मेथड जिससे हम इरिगेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, सॉरी डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, 2 ऐसे मेथड जिससे हम लोग इरिगेशन में वाटर को कंजर्व करते हैं, मतलब कम पानी यूज़ करके भी इरिगेशन कर लेते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है खेतों में पानी को डालना। ठीक है, तो अब इसके मेथड्स क्या क्या हैं। सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन, एक रेगुलर इंटरवल में खेतों में पानी डालने को इरीगेशन बोला जाता है। मेथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज। ठीक है, अब इसके मेथड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है आपका ड्रिप इरीगेशन। हेयर द वाटर गोज ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट्स। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल एज इट कंजर्व द वाटर एंड ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग वीड्स। नॉर्मली क्या है सॉरी, अगर हम बात करें कि ये ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, सो ड्रिप इरिगेशन का मतलब है कि हमने जहाँ पर एक फील्ड बनाई, ओके, अब एक फील्ड में आपने देखा होगा कि हर जगह हमने सीड डाले, और जहाँ जहाँ पर हमें पता है कि हमने सीड डाले हुए वहीं वहीं पर हम एक पाइप बिछाते हैं और जहाँ जहाँ पर सीड डाले वहाँ पर एक छेद कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने पानी ऑन किया तो जो मेरे पाइप से पानी जा रहा है उस पाइप में लीक होने के कारण जहाँ जहाँ पर ड्रॉप्स बने हुए हैं, जहाँ पर मैंने छेद किया हुआ है, वहाँ से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहेगा और सिर्फ उस सीड के ऊपर ही गिरेगा। तो अगर कहीं एक्सटर्नल वीड्स उग भी रहे हैं तो उन वीड्स को तो पानी मिला ही नहीं, और जो क्योंकि वो ड्रॉप बाय ड्रॉप है तो हमारे रूट्स भी उसको अच्छे से ऑब्जॉर्व कर पा रहे हैं। तो इसलिए ड्रिप इरिगेशन एक बहुत ही अच्छी इरिगेशन सिस्टम माना जाता है, जिससे वाटर भी कम लगता है, कम कंज्यूम होता है वाटर भी, और जिससे वीड्स भी अवॉइड किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। सो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। दिस मेथड इज अ use mainly in uneven land where the sufficient water is not available, and the perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at a regular interval. When the water is allowed to flow through the main pipe and under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles and it gets sprinkled on the crop as if it is raining. Normally क्या देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम का मेन मतलब ये है कि एक छोटी सी पाइप होती है, उसको एक खेत के बीच में, मतलब एक खेत नहीं, रॉज के बीच में लगाया जाता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर, और उस छोटी सी पाइप में अगर हम पानी को छोड़ें तो उस छोटी सी पाइप के ऊपर बहुत सारी शेड होते हैं। ठीक है, और वो बहुत सारे शेड अगर हम पानी को खोलें तो वो प्रेशर से पानी निकलता है, जैसे होता है ना फाउंटेन, फवारा होता है, तो उस फवारे की तरीके से पानी निकलता है और वो खेत में जहाँ तक भी उसका एरिया वो कवर कर पा रहा है वहाँ तक वो एक बारिश की तरीके से, एक रेन की तरीके से पानी को डालता है। तो ऐसे नेचुरल रेन उसका बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेन जो कि हम खेतों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। पानी इसमें कम कंज्यूम होता है क्योंकि हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में डाल रहे हैं और ऊपर से थोड़ा थोड़ा डालते हैं, बारिश की तरीके से हो रहा है तो कम पानी ही यूज़ हो रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, नोजल्स के जरिए पानी जाता है, वो स्प्रिंकलर सिस्टम इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ वीट इज सोन इन अ खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस, कि अगर हम वीट को, ठीक है, खरीफ सीजन में बोए तो क्या होगा। सो वीट क्रॉप मे गेट डिस्ट्रॉयड इफ सोन इन अ खरीफ सीजन। क्यों, क्योंकि वीट जो है वो है हमारी रबी क्रॉप, ठीक है, जो कि रबी सीजन में उगती है। अगर हम उसको खरीफ सीजन में उगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो उगे ही ना, बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल टेम्परेचर एंड पेस्ट एंड अडेप्टेबल कंडीशंस फॉर द प्लांट टू ग्रो। नॉर्मली क्या है, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं कि उसका एक टेम्परेचर होना चाहिए, उसको ये न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, क्लाइमेट स्पेसिफिक होना चाहिए, इतने % रेन होनी चाहिए,
अगर ये रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप है, जो फसल है, वो अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। एंड खरीफ क्रॉप्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हैंस इट इज़ नॉट अ वाइज आइडिया टू ग्रो वीट इन अ खरीफ सीजन, कि नॉर्मली ये कोई वाइज आइडिया नहीं है, कोई एक अच्छा तरीका नहीं है जिससे हम उगा सकें, ठीक है। नॉर्मली अगर हम किसी भी फसल को उसके सीज़न के अपोजिट किसी अदर सीज़न में उगाएंगे तो क्राइटेरिया ना मिलने के कारण वो नहीं होती। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ अ क्रॉप इन अ फील्ड, कि अगर मान लो एक खेत है, उस खेत में मैं कंटिन्यूसली फार्मिंग कर रहा हूँ, जैसे मान लो मेरी एक फसल ख़त्म हो गई, मैंने उसको हार्वेस्ट कर लिया, तुरंत ही मैंने उसको प्रिपेयर ऑफ सॉइल किया, दोबारा मैंने उसमें दूसरी फसल डाल दी, फिर वो खत्म हुई, फिर मैंने दूसरी डाल दी, फिर खत्म हुई, फिर दूसरी डाल दी। तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और ऐसा करने पर क्या इफेक्ट डालेगा वो देखते हैं, ठीक है। सो द प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट plants will die, and continuous plantations of crops result in the depletions of certain nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium and etc. अब देखिए नॉर्मली क्या, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। एक लैंड में जितने भी हम फसल को उगाएंगे, लैंड में फसल को उगने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अब वो न्यूट्रिशन अगर हम फर्टिलाइज़र डालेंगे ज़्यादा, टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो क्योंकि वो केमिकल होता है तो वो लैंड को ख़राब ही कर देगा। अगर हम मान लें कि फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा चला गया। सेकंड ऑप्शन बचा है न्यूट्रिशन डालने का, कि हमारे पास मैन्योर्स है। अब अगर मान लो कि मैंने एक फील्ड में एक पूरी फसल उग गई और एक टाइम पीरियड पे मैंने हार्वेस्टिंग भी कर ली। हार्वेस्टिंग करने का मतलब क्या है कि जो मेरी वो पूरा लैंड था, उस पूरे लैंड में जितना भी न्यूट्रिशन था, वो सब न्यूट्रिशन एक क्रॉप ने लिया और वो क्रॉप आगे अच्छे से ग्रो कर गया। अब अगर मैं उसमें सेकंड क्रॉप डालूंगा, तो जब लैंड के पास न्यूट्रिशन ही नहीं बचा है तो वो उस क्रॉप को कैसे ग्रो करेगा, तो वो ग्रो करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर पॉसिबल है भी है कि मानो थोड़े बहुत न्यूट्रिशन बचे भी हुए थे या फिर टाइम के साथ साथ और न्यूट्रिशन आ रहे थे, वो क्रॉप ग्रो हो भी गई, तो वो जितना उसका लिमिट होता है ना कि हाँ ये स्पेसिफिक इतना ग्रो करना ही चाहिए, वो उतनी ग्रो नहीं करेगी, फसल ख़राब हो जाएगी, कुछ ऐसा वहाँ पर होगा। तो इसीलिए हमें एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन उसको देना पड़ता है, एक टाइम कि हाँ हमने एक साल में 6 महीने फसल उगाई और 6 महीने ज़मीन को खाली छोड़ दिया ताकि उसमें मैन्योर्स भर सकें, ठीक है। वो खुद ब खुद अपने मैन्योर्स उपजेंगे, फिर 6 महीने बाद जब ऑलरेडी पूरा मैन्योर्स उसमें न्यूट्रिशन सारा ऑर्गेनिकली पैदा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उसमें नेक्स्ट फसल को उगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस रिजल्ट इन अ डिस्क्राइब डिक्रीज इन यील्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्योंकि न्यूट्रिशन अपना लॉस हो चुका है, न्यूट्रिशन है ही नहीं, तो वहाँ पर जो हाई यील्ड हो ही नहीं सकती है, जो यील्ड होगी वो हमारी डिक्रीज ही होगी, हमारी जो खेती है वो कम ही होगी। एंड देन हैंस देयर शुड बी अ गैप बिटवीन क्रॉप्स इन ऑर्डर टू गेट अ गुड यील्ड, ठीक है। और ये क्रॉप्स में डिफरेंस आ रहेगा कि नॉर्मली स्पेसिफिक एक टाइम पीरियड में तो वही सेम सीड नहीं बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही थी, बट सेकंड टाइम पीरियड में वही सेम सीड हमने यूज़ किया बट उसमें ग्रोथ नहीं आई। उसका मेन रीज़न होता है कि हमने टाइम नहीं दिया उसको ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता है हमारे पास व्हाट आर वीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम। अब वीड्स होते क्या हैं, अब उसे कंट्रोल कैसे करें। तो जितना अभी तक हमने पढ़ा है उससे हिसाब से हमें पता चल गया है कि वीड्स क्या होते हैं। एक अनयूजुअल प्लांट होता है जो कि एक लैंड में अपने आप हमारी मौजूद मतलब हमारी मंजूरी के बिना उग जाता है। मंजूरी के बिना का मतलब है कि अनयूजुअल ग्रास, ठीक है, अननेसेसरी प्लांट जो कि हम नहीं चाहते होंगे बट फिर भी क्योंकि सब कुछ मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तो वो अपने आप उग जाता है, ठीक है। अब ये होते क्या हैं और इसको कंट्रोल कैसे करें। सो इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप एंड दीज अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स एंड वीड्स आर बी कंट्रोल्ड बाय मेथड्स कॉल्ड फीडिंग, ठीक है। और वीड्स को पता चल गया वीड्स क्या होती है। अब वीड्स को कंट्रोल करने के मेथड होते हैं वीडिंग, ठीक है। अब वीडिंग भी हमने पता कर लिया कि वीडिंग भी 3 टाइप की होती है। एक होती है टिलिंग। टिलिंग का मतलब क्या होता है कि हमने सोइंग से पहले ही, बीज बोने से पहले ही जो खेत है उस खेत में वो खेत को कल्टीवेटर के द्वारा लूज ऑफ सॉइल कर दिया। लूज ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि उसमें से जितने भी बेकार चीज़ें थी उन सबको ऊपर की लेयर को हटा दिया, ठीक है, टिलिंग कर दिया हमने उसमें। एक तो तरीका ये हो गया कि जितने भी अनयूजुअल ग्रास थे वो पहले ही हट गए बीज डालने से पहले। नेक्स्ट तरीका होता है मैनुअली, ठीक है। मैनुअली का मतलब होता है कि हमने हाथों से उसको निकाला। और नेक्स्ट तरीका होता है कि हमने मशीनरी का यूज़ किया। अगर बहुत ही बड़ा खेत है, आप लोग हाथ से भी नहीं कर सकते, आप लोग पहले सोइंग से पहले आप भूल चुके हो वो सब करना, डबल मेहनत नहीं करना चाह रहे तो आप केमिकल्स डाल के भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ। विच में देन ड्राई अप गेट मिक्सड विद द सॉइल एंड वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडसाइड, ठीक है, पढ़ लिया ये सब अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। कि नॉर्मली अगर मान लो मुझे शुगर केन उगानी है, मुझे गन्ना उगाना है,
तो गन्ना उगाने के लिए मुझे फार्मिंग करनी पड़ेगी। अब फार्मिंग करने के मेरे पास स्टेप्स क्या क्या है, मैं पहले क्या करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, वो चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, सो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। हाँ, शुगर फैक्ट्री से क्रॉप लेकर आएंगे, इरिगेशन होगी, हार्वेस्टिंग होगी, सोइंग होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा, प्लगिंग होगी या मैन्यूरिंग होगी। मतलब इनमें से कौन से हम लोग इसको अभी ना सीरियल वाइज लेके जाना है कि पहले क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या। ठीक है, इसका आंसर हमें नेक्स्ट में लिखा हुआ है, देखिए। तो सबसे पहले हमें पता है हम पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे। नेक्स्ट में हमें पता है प्लगिंग द फील्ड करेंगे, कि हम फील्ड को प्लग करेंगे। उसके बाद हमें पता है कि हम सोइंग करेंगे, सोइंग का मतलब होता है हम बीज को डालेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें मैन्योर्स ऐड करेंगे। ठीक है, मैन्योर्स पता कर चुके हैं, ऑर्गेनिकली जो भी चीज़ें मिलती है मैन्योर्स, ठीक है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एक प्लांट को। उसके बाद हम उसमें इरीगेशन करेंगे, पानी इसमें डालेंगे। अब पानी डाल दिया है जी, बीज भी था उसमें, न्यूट्रिशन भी हो गया पूरा, तो इसका मतलब हमारा जो फसल है वो पूरी पक चुकी है। अब पकी हुई फसल को हम करेंगे हार्वेस्ट, तो उसको हम काट लेंगे और काटने के बाद हम क्या करेंगे, तो उसको शुगर फैक्ट्री में बेच देंगे। ठीक है, सो ये था पूरा फ्लो चार्ट, देख लेना। पहले प्रिपेयर करेंगे सॉइल को, फिर उसको खेती करने के लिए ट्रैक्टर से प्लग के ज़रिए उसको प्लग करेंगे। उसके बाद बीज डालेंगे, न्यूट्रिएंट डालेंगे, पानी देंगे, काटेंगे और बेच देंगे। सिंपल है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट कुछ है क्या? नेक्स्ट में भी है हमारे पास क्वेश्चंस। अच्छा, पजल्स टाइप के ही हैं, आप देख सकते हो। पजल्स हम डायरेक्टली पजल ही देख लेते हैं। ठीक है, प्रोवाइड किया हुआ है, प्रोवाइडिंग वाटर टू दी क्रॉप। कौन सी हमें, मतलब कौन सी चीज़ें जो हमें क्रॉप को वाटर देती है। कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर, क्या लिखा हुआ है, अंडर अंडर प्रॉपर कंडीशन, की लॉन्ग टाइम तक ग्रेन्स को एक प्रॉपर कंडीशन में कौन रखता है। सर्टन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, की एक सर्टन प्लांट जो होता है वो हम लार्ज स्केल में कैसे ग्रो कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक। अ मशीन यूज फॉर कटिंग एंड मेटल क्रॉप, कौन सी मशीन यूज करते हैं। और रबी क्रॉप विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी पल्सेज एंड अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन। पढ़ लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या क्या है इसके आंसर्स। आंसर्स लिखे गए हैं। फर्स्ट इज इरीगेशन, जिससे हम क्रॉप को पानी देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टोरेज, जिससे हम ग्रेन को स्टोर करते हैं। फिर आपका आता है क्रॉप हार्वेस्टर, ग्राम एंड विनोइंग। आप इसको देख सकते हो, वीडियो पॉज करके देख लो, कॉपी फिल ही करनी है। एग्जाम्स में आता बहुत कम है, अगर फिर भी आ रहा है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, करवा दिया है मैंने, अपने तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी तक की वीडियो यहाँ पर ही थी। पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं आई हो तब भी लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि वो भी कुछ पढ़ ले। और नेक्स्ट में अगर आपने अभी तक ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, मीन्स जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट था, इसका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसमें क्लिक करें और पहले उस पूरी वीडियो को देखें। उसके बाद अगर एसएसटी और साइंस, ये दो सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट के टाइम टू टाइम नॉर्मल चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स इसी चैनल में आने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना है। जो भी वीडियोज़ आ रही है नई नई, उसको रेगुलरली देखना है। कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, अगर ऑफलाइन ट्यूशन चाहिए तो आके ले सकता है, बट अगर फिर भी ऑनलाइन ही पढ़ना है, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आराम से इसको पढ़ो। ठीक है, चलो छुट्टी अभी के लिए, जा सकते हैं।